बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज से हम चैप्टर 10 शुरू कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। राइट। तो व्हाट इज थर्मोडायनेमिक? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स deal with the phenomena of temperature, heat, and how they affect each other, right? So it is basically the combination of two words: thermo, mean heat, and dynamics mean motion, right? Dynamic mean motion, right? So it is basically the transformation of heat into other form of energy. So इसको थर्मल फिजिक्स भी कहते हैं। इसमें हीट रिलेटेड जितने भी फिनोमेना है वो हम स्टडी करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है आप लोगों के पीएमडीसी सिलेबस में है वो है थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट? थर्मल इक्विलिब्रियम। What is thermal equilibrium? Two objects are said to be in thermal equilibrium if there is no net transfer of energy between them. यानी अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है और दे आर in contact with each other and there is no net transfer of energy between them, so हम कहते हैं कि they are in thermal equilibrium. नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट? दिस इज ऑब्जेक्ट ए एट अ टेम्परेचर टी ए, राइट? और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? टी ऑब्जेक्ट बी है और इसका टेम्परेचर क्या है? वो है टी बी। अब अगर टी ए ज्यादा है टी बी से, तो क्या होगा? हीट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। और ये हीट फ्लो कब तक जारी रहेगा? जब दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर एक्वायर करे। ठीक है। when both body acquire the same temperature, then there is no transfer of heat between the two objects, so we say that these two objects are in thermal equilibrium, right? तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम से, लेकिन इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इंशाल्लाह हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और इसके जितने एप्लीकेशन है, तीन चार, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम और इनके दरमियान जो रिलेशन है। तो thermal equilibrium, the thermal property of the body which determine the direction of the heat flow from one body to another is called heat, temperature, energy, all of them. Property of the body, basically, it is due to the temperature difference. The heat always flow from a body at high temperature to a body at low temperature. So temperature is a thermal property that it determines the direction of the heat flow. जिस तरह मैंने इधर आप लोगों को बता दिया कि अगर हमारे पास बॉडी ए, इसका टेम्परेचर ज्यादा है और बॉडी बी का टेम्परेचर क्या है? वो कम है। सो द हीट विल फ्लो फ्रॉम बॉडी ए टू बाई बॉडी बी। किस बेस पे? टेम्परेचर डिफरेंस पे। So the thermal property of the body which determine the direction of heat flow from one body to other body, this is basically a temperature, right? So the heat flow from one body to other body based on the temperature difference. Two bodies are said to be in thermal equilibrium is if there is no net transfer of heat energy between them, right? ये हीट किस बेस पे फ्लो करता है? बेस्ड ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस। सो इफ देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ हीट between them, then they are said to be in thermal equilibrium. Two bodies A and B at a temperature TA, right? 100 degrees centigrade and TB is 0 degree centigrade, are brought in thermal contact with each other. Which of the following is possible at thermal equilibrium? तो थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में ये है कि दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर एक्वायर करते हैं। जरूरी नहीं है कि दोनों टेम्परेचर का सम जो है वो 100 के बराबर होगा। मतलब उसमें हीट लॉसेस भी होती है, हीट जो है सराउंडिंग को भी फ्लो करती है। सो टी ए इज इक्वल टू 0, टी बी इज इक्वल टू 100। ये इस तरह नहीं होता कि एक पहले इस बॉडी का टेम्परेचर 100 था, अब ये 0 पे आ गया और दूसरे का 100 हो गया, तो ये तो गलत है।
टी ए इज इक्वल टू 60, टी बी इज इक्वल टू, ये भी गलत है। सो टी ए इज इक्वल टू 45, टी बी इज इक्वल टू 45। यस, दो के दोनों का सम जो है वो 100 के बराबर नहीं है, क्योंकि लेकिन दोनों टेम्परेचर सेम है। हम ये नहीं देखते कि मतलब सम कितना है, हम ये देखते हैं कि दो थर्मल इक्विलिब्रियम वो कंडीशन है जिसमें दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर एक्वायर करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि बॉडी ए और बॉडी बी दोनों सेम टेम्परेचर एक्वायर करते हैं। When two bodies are at the same temperature, they must be in mechanical equilibrium, thermal equilibrium, gravitational equilibrium. So they must be in thermal equilibrium with each other. Transfer of energy between two objects based on the temperature difference is called it is called heat, right? The state of thermal equilibrium between two systems is determined by equality. The state of thermal equilibrium between the two systems is determined by the equality of what? By the equality of the temperature. दोनों बॉडी, इस तरह बार बार मैं ये सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ कि bodies are in thermal equilibrium when they have acquired the same temperature. So the state of thermal equilibrium between the two systems is determined by the equality of temperature. The dimension of Joule constant. What is Joule constant? Joule constant is basically, it is a constant. It describes the relationship between work, the mechanical work, to the amount of heat produced, right? So ये भी joule में है और ये भी joule में है. So it is a dimensionless quantity because it is the ratio of the two quantity, right? So it is dimensionless uh, constant. PV has a dimension equal to what? PV. PV is basically it is dimension is equal to work or एनर्जी. ये पहले भी हम चैप्टर 4 5 में 4 या 3 में हम डिस्कस कर चुके हैं. इट हैज द सेम डायमेंशन इज एनर्जी. Which of the following equation shows the relationship between the work and heat? So इधर मैंने लिख दिया कि it is a joule constant, and joule constant is the ratio of the amount of work done to the quantity of heat produced. It is in joule, right? और ये कैलोरी में होता है. ये बेसिकली एक कन्वर्जन फैक्टर है. ये हमें ये बताता है कि एक कैलोरीज जो है, कैलोरी वो कितने जोल के बराबर हो. तो ये जो रिलेशन है ये 4.19 जोल के बराबर है. तो द करेक्ट एक्सप्रेशन इज J is equal to W by Q, right? The internal energy of the fixed mass of an ideal gas depend. Internal energy of the system, it is basically internal energy. internal energy इसको हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज बेसिकली सम ऑफ के ई प्लस PE, right? So it depends on the temperature of the system. So the correct answer is temperature, but not on the volume of and pressure, right? तो अब हम जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है इस चैप्टर का, मेन टॉपिक है, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. स्टार्ट लेते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. पहले इनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो डिस्कस करेंगे, राइट? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक? मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिखता हूँ, इसको हम लिखते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, राइट? इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू. तो दोनों तरीकों से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम यूं कहते हैं कि the heat supplied to the system is equal to change in the internal energy plus work done. Heat supplied
to the system is equal to change. Delta U क्या है? Delta U is change in the internal energy. This is the work done. This is the heat supplied. Or in other words, हम U कह सकते हैं कि the change in internal energy of the system. Delta U क्या है? Change in internal energy of the system is equal to delta Q. Delta Q is the heat supplied to the system minus work done. So change in internal energy of the system is equal to the heat supplied to the system minus work done, right? अब ये बेसिकली क्या है? इट इज बेसिकली द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब इसमें तीन टर्म है, राइट? पहला टर्म क्या है? डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल energy of the system, change in internal energy of the system। अब ये कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा? It is positive when the temperature of the system is increased. When the temperature delta U, it is positive when temperature of the system increases. When temperature of the system increases, right? Temperature of the system increase। और नेगेटिव कब होता है? when temperature when temperature decreases, when temperature of the system decreases, right? So it is negative। अब डेल्टा क्यू क्या है? what is delta q? Delta q is the exchange of energy, it is the energy exchange between the system and surrounding, it is energy exchange or transfer energy between system and surrounding, system and surrounding, right? It is positive when the heat is supplied to the system and when the system absorbs the energy, and negative when the system releases the energy. So it is positive when the energy is transferred into the system. It is positive when energy is transferred into the system. When energy is transferred into the system, right? यानी क्या मतलब? when the system absorb the energy, and negative when energy is released, when the energy is transferred from the system or when the system release the energy। डेल्टा डब्ल्यू क्या है? इट इज दी वर्क डन। अब वर्क डन दो किस्म के होते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो वर्क डन by the system, it is positive, work done by the system is positive। work is done by the system when the system expand, when the system get expand, right? So work done is positive, तो इसको हम क्या कहते हैं? work is done by the system, right? और दूसरा क्या है? वर्क done on the system, work done on the system, right? Work done on the system, work done on the system is taken negative, it is negative, and the work is done on the system when system get compressed, when system get compressed, right? जब हम सिस्टम को कंप्रेस्ड करते हैं, इसके वॉल्यूम को कम करते हैं, तो क्या होता है? इसको हम नेगेटिव वर्क, इट इज टर्म इज नेगेटिव वर्क, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अच्छा, एमसीक्यूज में जाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम सिस्टम को डिस्कस करते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या है? इट इज बेसिकली रीजन ऑफ द स्पेस और द कलेक्शन ऑफ द मैटर अंडर द थर्मोडायनेमिक स्टडी। यानी मतलब हम किसी मिसाल के तौर पर हम गैस लेते हैं, इसको सिलेंडर में इनक्लोज करते हैं, राइट? इसके स्पेसिफिक बाउंड्री है, तो इसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहते हैं। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है वो तीन किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं ओपन सिस्टम, राइट? ओपन सिस्टम में क्या होता है? ओपन सिस्टम में
there is a transfer of mass and energy across the boundary. Transfer of mass and energy. Mass and energy across the boundary. Across boundaries, right? Across boundaries. यानी इसमें एनर्जी जो है वो सिस्टम के अंदर इन भी होती है, राइट? एनर्जी ई और एम, एनर्जी और मास इन द सिस्टम एंड आउट द सिस्टम, राइट? तो इट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। यानी मतलब आप यू समझे कि केटल है, इसमें पानी पड़ा है, वो बॉइल्ड हो रहा है तो हीट एंटर हो रहा है, और जो वाटर एवोपोरेट हो रहा है, मास निकल भी रहा है। सो देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट इन भी हो रहा है, हीट आउट भी हो रहा है, एंड ट्रांसफर ऑफ मास क्या है? पानी एवोपोरेट हो रहा है, मास निकल रहा है। तो इसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो है हमारे पास क्लोज्ड सिस्टम है। क्लोज सिस्टम को सिस्टम ऑफ द फिक्स्ड मास भी कहते हैं। इट इज द सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास, सिस्टम ऑफ फिक्स्ड मास। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड सिस्टम। इसमें क्या होता है? देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट इन एंड आउट इनटू द सिस्टम, यानी हीट इन द सिस्टम, हीट इज going out of the system, but there is no transfer of mass across the boundary. mass ना in होता है ना out होता है, तो इसको हम fixed mass या closed system कहते हैं। और तीसरे किस्म का जो सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम, इज द सिस्टम इन विच नाइदर एनर्जी नॉर मास एंटर द सिस्टम नॉर दे लीव द सिस्टम। मतलब इसमें न हीट एंटर होती है, न रिलीज होती है, न मास एंटर ना रिलीज होती है। तो आइसोलेटेड सिस्टम ये है कि हम एक सिस्टम को टेम्पररी आइसोलेट तो कर सकते हैं, लेकिन परमानेंटली आइसोलेट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर हम थर्मास में गर्म पानी डालते हैं, इसका ढक्कन बंद करते, तो दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम फॉर सम टाइम, क्योंकि देयर आइडियल में आइडियल बात करें, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री, देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ मास अक्रॉस द बाउंड्री। लेकिन जब हम इनको ओपन खोलते हैं, सो इट मतलब नो लॉन्गर आइसोलेटेड सिस्टम, राइट? तो अब हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो इसके साथ रिलेटेड है, राइट? जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के साथ रिलेटेड एमसीक्यूज है, वो हम स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, राइट? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक is what is the first law of thermodynamic? It is the law of conservation of mass, the law of conservation of momentum, the law of conservation of energy, law of conservation of mass. So first law of thermodynamic is basically the another statement of the law of conservation of energy, right? It is the conservation of energy. Thermodynamically, the work is said to be positive if the system as a whole get contracted, expanded, first contracted and then expanded both A and B. तो पहले भी मैंने बताया कि द वर्क इज पॉजिटिव व्हेन द सिस्टम इज एक्सपेंडेड। सो इसको हम क्या कहते हैं? वर्क डन बाय द सिस्टम, राइट? वर्क डन बाय द सिस्टम। The first law of thermodynamics has a statement which implies that no heat enter nor leave the system. The temperature remain constant. All work is mechanical. Energy is conserved. So basically ये बिल्कुल क्वेश्चन वन की तरह है। फर्स्ट क्या है? The first law of thermodynamics is the statement of the law of conservation of energy. It states that the energy is conserved. Energy is transferred from one form into another, but it is always conserved. The change in the internal energy of the system is negative. यानी यहाँ पे क्या बात हो रही? डेल्टा यू की बात हो रही। डेल्टा यू इज नेगेटिव। डेल्टा यू कब नेगेटिव होता है? ये शुरू में मैंने बता दिया कि डेल्टा यू इज नेगेटिव व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, राइट? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, डेल्टा यू इज नेगेटिव। एंड डेल्टा यू पॉजिटिव कब होती है? जब टेम्परेचर इंक्रीज करती है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है? द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव। Temperature of the system increases, temperature of the system decreases, heat added to the system at constant pressure, heat added to the system at constant volume. So इसका जो correct option है वो है temperature
ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। जब डेल्टा यू नेगेटिव होता है इसका क्या मतलब है? टेम्परेचर डिक्रीजेस, राइट? टेम्परेचर डिक्रीजेस। According to the first law of thermodynamics, what is the relationship between the change in the internal energy of the closed system delta U to the heat added to the system and the work done, right? The relationship between the internal energy and the heat added. So मैंने शुरू में लिखा कि डेल्टा Q is equal to डेल्टा U plus डेल्टा W। इसको हम इन टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी यू लिखते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। सो द करेक्ट एक्सप्रेशन इज डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सो द करेक्ट एक्सप्रेशन इज a 1500 joule of heat is added to the system, yani delta Q is equal to 1500, and the system does work, delta W is equal to 500 joule. The change in the internal energy. Question number 16. Change in internal energy is equal to delta Q minus delta W. Heat added to the system is 1500 joule minus work done is equal to 500 joule. So the change in internal energy is equal to 1000 joule. यानी हम इतना एनर्जी हीट ऐड करते हैं तो इसमें ये वाला पोर्शन वर्क डन में यूज होता है, जो बाकी 1000 joule है, इट चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। Two gases A and B having equal number of molecules are at 15 degrees, right? A is heated at constant pressure where B is heated at constant volume. So the temperature of both rises to 25 डिग्री। यानी हमारे पास क्या है? दो गैसेस है, टू गैसेस ए एंड बी हैविंग इक्वल टेम्परेचर। एक का टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर जो है वो क्या है? बाकी क्वेश्चन जो है वो दूसरे स्लाइड पे है, जरा स्लाइड चेंज करते हैं। तो दोनों को, एक को हम हीट करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, दूसरे को हम हीट करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट? लेकिन दोनों केसेस में दोनों का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है टू 25 डिग्री। यानी हमारे पास दो गैसेस हैं, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर 15 डिग्री है, एक को हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट करते हैं, दूसरे को हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे हीट करते हैं। फाइनल टेम्परेचर दोनों का क्या है? 25 डिग्री। सो द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है? क्योंकि दोनों का जो फाइनल टेम्परेचर है वो सेम है। इनिशियल टेम्परेचर ए का भी क्या था? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। और बी का भी जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 15 सेंटीग्रेड। और फाइनल टेम्परेचर इसका भी 25 डिग्री है और इसका भी 25 डिग्री है। So question है, the change in the A is greater than B, B is greater, B is slightly greater, same for both. So the दोनों केसेस में जो टेम्परेचर में इंक्रीज आया है वो 10 डिग्री आया है। वो किस तरह आया है ये एक सेपरेट बात है, लेकिन इस केस में भी 10 डिग्री चेंज आया है, इस केस में भी 10 डिग्री चेंज। सो द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज सेम फॉर बोथ, राइट? Same for both. At constant temperature, the graph of uh, between V and 1 over P, it is basically, we know that question number 18. We know that PV is equal to constant, right? So अब अगर हम V versus 1 over P plot करें, so it will be straight line. It will be straight line. The energy absorbed is heat by an ideal gas for the isothermal process. ये सारे प्रोसेस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। लेकिन पहले ये दो तीन एमसीक्यू। सो आइसोथर्मल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, right? Isothermal process is the process in which the temperature of the system remains
constant. So the energy absorbed is a heat by an ideal during the isothermal process. The work done on the gas zero, zero, since the process is so so during the isothermal process, right? Isothermal process में क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो. डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू जीरो के बराबर होता है. सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू. तो जितना भी हम हीट देते हैं वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो द वर्क डन बाय द गैस. अब थोड़ा सा हम ये चार प्रोसेस है या चार एप्लीकेशन है, ये जरा वन बाय वन डिस्कस करते हैं. आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक process. Isocoric process is the isocoric process. It is the process in which volume of the system remain constant. Volume remain constant, right? So डेल्टा चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो. जब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो. तो इस केस में क्या होता है? जितना भी हीट हम सप्लाई करते हैं वो पूरा की पूरा यूज होता है इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी, क्योंकि जो दूसरा टर्म है जो वर्क डन है वो जीरो के बराबर है. तो आइसोकोरिक प्रोसेस के दौरान वर्क डन जीरो होता है. ये तीन चार बातें आप लोगों ने बिल्कुल याद रखनी है कि during the isocoric process there is no change in the volume, no work is done, so the entire heat supplied is used only in changing the internal energy of the system. दूसरा प्रोसेस जो है वो है आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस. आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है? Isobaric process में pressure constant, the process in which the pressure remain constant, right? Pressure constant होता है. So change in pressure is equal to zero, यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू जीरो. चेंज इन प्रेशर. तो इसमें जो हीट हम सप्लाई करते हैं डेल्टा क्यू, इसमें क्या होता है? पार्ट ऑफ द हीट इज यूज्ड इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड पार्ट ऑफ द हीट इज यूज इन डूइंग वर्क. तो इसमें जो हीट हम सप्लाई करते हैं क्या होता है कि हीट का कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ पार्ट ऑफ द हीट इज यूज्ड इन डूइंग वर्क, राइट? अब तीसरा जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस. Isothermal process. Isothermal process is the process in which T is remain constant, temperature remain constant. अब अगर टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट है सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो. चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज जीरो. तो जितना भी हीट हम सप्लाई करते हैं इट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. चूंकि ये टर्म जीरो हो गया तो जितना भी हीट हम सप्लाई करते हैं वो यूज होता है इन डूइंग work, right? So in case of isothermal process, the entire heat supplied to the system is used only in doing a useful work. So the change in the internal energy is zero. लेकिन अगर आप आइसोकोरिक प्रोसेस में देखें तो इसमें क्या है? इसमें वो है वर्क डन जीरो है. तो जितना हम हीट सप्लाई करते हैं वो यूज होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. चौथा प्रोसेस कौन सा है? वो एडियाबेटिक प्रोसेस है. एडियाबेटिक प्रोसेस वो है जिसमें हीट नाइदर एंटर द सिस्टम नॉर लीव द सिस्टम, यानी हीट कांस्टेंट रहती है. सो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो. हीट नाइदर एंटर द सिस्टम नॉर लीव द सिस्टम. सो इसमें क्या होता है? वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, यानी डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो. तो हम क्या कहते हैं कि वर्क इज डन एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरनल एनर्जी, राइट? तो अब जाके हम थोड़े से ये एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं क्विकली.
in free expansion, the internal energy of the system, free expansion of the gas is basically the expansion of the gas into vacuum. So इसमें temperature भी constant रहती है और internal energy भी constant रहती है. So the internal energy of the system during the free expansion, internal energy of the system is constant. Which of the following law is applicable to isobaric process? Isobaric process is the process in which, जिस तरह मैंने बता दिया, the temperature of the system remain constant. So Charles law is applicable to the isobaric process. It is a constant pressure process, right? Which of the following law is applicable to the isothermal process? So isothermal process is the constant temperature process. So Boyle's law is applicable to the isothermal process. In an adiabatic process, there is no work done, no exchange of heat, change in the temperature, change in the internal energy. In case of adiabatic process, there is no exchange of heat between the system and surrounding. Delta Q is zero. Heat neither enter nor leave the system. At constant volume, if the temperature of the given mass of gas become double of the initial temperature, then the pressure become, देखिए हमारे साथ एक रिलेशन है P1 by T1 is equal to P2 by T2, right? So question क्या है? At constant volume, if the temperature of the given mass of the gas become double of the initial temperature, then what will be? So P2 is equal to basically P1 by T1 into T2, right? T1 is the initial pressure, right? अब T2 क्या है? T2 डबल है. So P2 P1 यानी अगर इनिशियल टेम्परेचर T है और जो फाइनल टेम्परेचर है वो डबल है, डबल ऑफ टी, तो क्या? तो अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम टेम्परेचर को डबल करते हैं तो क्या है? प्रेशर भी डबल हो जाता है, क्योंकि P1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 बाई T2. इसको अगर हम रीअरेंज करें, P2 इज इक्वल टू P1 बाई T1 एंड टू T2. और T2 क्या है? डबल ऑफ T1 है, तो P2 बिकम इक्वल टू 2P1. सो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अगर हम टेम्परेचर को डबल करते हैं, सो द प्रेशर बिकम, the pressure is then become double of the initial pressure. In which of the following the entire heat supplied to the gas is converted into work? Which process? In which process? तो मैंने अभी जो प्रोसेस हम डिस्कस कर रहे थे इसमें मैंने बता दिया कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है. आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि टी कांस्टेंट होता है, राइट? टी एस कांस्टेंट, डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो. तो जितना भी हीट हम देते हैं वो पूरा की पूरा कन्वर्ट होता है वर्क में. सो इन द आइसोथर्मल प्रोसेस द एंटायर हीट सप्लाइड is converted into work. The internal energy of the system during the isothermal process, it remains constant. There is no change. Delta U is equal to zero. In isothermal process, delta U is equal to zero. It means that internal energy is constant, remain constant, right? At constant volume, if the temperature of the given mass is increased from 27 to 627, then the pressure. अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि थर्मोडायनामिक में हम जो टेम्परेचर लेते हैं वो केल्विन में लेते हैं, राइट? तो आप लोगों ने हमेशा टेम्परेचर केल्विन में लेना है. तो 27 यानी इनिशियल टेम्परेचर क्या है? 27 प्लस 273, सो इट इज बेसिकली 300 केल्विन, राइट? और ये टेम्परेचर यानी टेम्परेचर इंक्रीज फ्रॉम 27 डिग्री टू 627. ये हमारे पास T1 है, ये हमारे पास
T2 है, राइट, 27 डिग्री। तो 627 प्लस 273, इट इज इक्वल टू 900। इसका मतलब है कि टेम्परेचर जो है, अगर हम 27 डिग्री से इंक्रीज करें 627, तो ये बेसिकली केल्विन में जो इंक्रीज है, इट इज 3 टाइम। तो इसमें हमसे क्या पूछते हैं, द प्रेशर इज देन बिकम। तो फ्रॉम दिस रिलेशन, यानी ये रिलेशन जो हमने क्वेश्चन नंबर 24 में यूज किए, इसी रिलेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 में। P2 इज इक्वल टू P1, राइट, P1 बाई T1 एन टू T2। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये देखें, ये P1 है और दिस इज 300, और ये 900 है। तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर को 3 टाइम इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर में भी 3 टाइम इंक्रीज आता है, कीपिंग दी वॉल्यूम कांस्टेंट, राइट। So I think this is sufficient for today.